संगम नमामि सर। संगम बहन जी, 1484वीं वर्चुअल मीटिंग में हम सभी उपस्थित हैं और ऐसा लगता है बहुत से लोगों को ये काम चल कैसे रहा है, हो कैसे रहा है। तो ये तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको पता होगा, बट हम बात करते हैं भारत में नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। तो हमारी समस्या क्या है, नीड क्या है? जो प्राइमरी नीड किसी भी देश के नागरिक की होती है, रोटी, कपड़ा और रहने का स्थान, इसको जुटाने में हम सभी लोग इस देश में जैसी होश संभालते हैं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने लगभग 25 से 30 साल का जो लाइफ है वो पढ़ने लिखने में गुजारते हैं। उसके बाद रोजगार की तलाश में गुजारते हैं। कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो, नौकरी मिले, कुछ रोजगार हमारे पास हो, फिर शादी करते हैं, फिर गृहस्थ जीवन में आकर के बच्चे पैदा करते हैं। फिर जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए संघर्ष किया था, हम अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं। और उस संघर्ष में हमारे 90 से 95% लोग जो समण हैं वो अपना जीवन पूरा गुजार देते हैं। ये जीवन की यात्रा है। एक बार को सोच के देखिए, जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, उनकी जयंतियों पर जयंती मनाते हैं, अगर उन्होंने भी अपना जीवन वैसे ही गुजारा होता तो आज हम कहां होते। और अगर उन्होंने अपना जीवन सामान्य जीवन ना गुजार के जो समस्याएं थी देश में हमारी, उन समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाना सुनिश्चित किया, तो ऐसा क्यों किया? क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर था? क्या उनके सामने कोई डर था? क्या उन्हें कोई कहने वाला था आपको ऐसा करना है? क्या उनकी कोई जवाबदेही थी? क्या उनको उसके बदले में कुछ मिल रहा था? क्या उनका कोई स्वार्थ था? इन सब बातों के क्या पर जब हम सोचते हैं तो एक बात आती है कि दुनिया में हर इंसान बाकी प्राणियों से अलग इसलिए है कि उसके पास माइंड होता है, दिमाग होता है, वो सोच सकता है और सोच समझ के अपने निर्णय ले सकता है। अब सोचेगा कौन? जिसको जानकारी होगी, जिसके सामने समस्या होगी। समस्या अलग अलग तरह की होती हैं। इसी देश के एक 25 साल के नौजवान के सामने समस्या है कि उसको पेट कैसे भरे। इसी देश के
25 साल के नौजवान के सामने समस्या है कि वो अपने परिवार का पेट कैसे भरे। इसी देश के 25 साल के नौजवान के सामने समस्या है कि अगर वो सफिशिएंट, उसके पास मात्रा में सारी चीजें हैं, तो फिर वो क्या ऐसा करे कि लोग उसको याद करें। वो सपने देखता है और सपने देखने के बाद में उनको पूरा करने का प्रयास करता है। कहां करता है? उस परिवेश में जिस परिवेश में रहता है वो। अब उस परिवेश को तो बदल नहीं सकता। वो खुद को जितना बदल पाता है उतना परिणाम देता है 60 साल के जीवन में। लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को बदले कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति आज जिसको थोड़ी सी समझ आई है, जो ये कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ में समाज का काम करता हूं, जो ये कहता है कि अपने परिवार के साथ में जो महापुरुषों ने हमें राइट दिए हैं उनके उत्तरदायित्व को समझते हुए मैं उस पर काम करता हूं, चलने का प्रयास करता हूं, जो ये कहता है ये मेरी जिम्मेवारी है, तो वो इस सामाजिक कार्य को अपना काम समझता है। अब जो ये सामाजिक कार्य है क्या वास्तव में? समाज में ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सहयोग प्रदान करना, उनके साथ खड़े रहना, उनकी चिंता करना, और जो कुछ उसके पास है उन संसाधनों का कुछ अंश उन कामों पर खर्च करना जिससे उन साथियों का सहयोग हो पाए जिस परिवेश से वो आता है। ये काम चल तो बहुत पहले से रहा था, लेकिन हम अगर भारत के इतिहास में नजर डालें, 75 साल के जब से संविधान लागू हुआ, तो संविधान गारंटी देता है अपने देश के नागरिकों में कि जो भी स्टेट है वो स्टेट उसकी जो प्राइम आवश्यकता है उनको पूरा करेगा। लेकिन यहां हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी प्राइम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी लगा रहा है। उसी बीच में उसे जब समझ आता है तो वो आंशिक या पूर्णतः अपना समय लगाता है समाज में। जब समाज में जाता है तो ये कहता है कि मैं महापुरुषों के जो आदेश हैं उन आदेश पर चलकर समाज के जो हक वंचित लोग हैं उनके लिए कार्य करता हूं। अब ये आदमी एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, इस देश में 29 लाख टुकड़े हैं ऐसे। उन्होंने ये कहा है, डिक्लेयर किया है समाज में आके कि हम समाज के उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने महापुरुषों को पढ़ा है, महापुरुषों की शिक्षा से सीखा है कि हमें अपने हिस्से का कार्य करना है, हमें पे बैक टू सोसाइटी करना है। अब वो पे बैक टू सोसाइटी करते कैसे हैं? उनको जैसे समझ में आता है। समझ में कैसे आता है? क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो आज का परिवेश है उसमें करप्ट सॉफ्टवेयर है, उसमें इतने सारे वायरस हैं कि कोई एंटीवायरस काम नहीं कर रहा। कौन कौन से वायरस हैं? जैसे ही कोई विचार करके आगे बढ़ेगा उसके दिमाग में, मन में कुछ विचार आएंगे। मैं क्यों काम करूं? मैं क्या काम करूं? मुझे इससे क्या लाभ होगा? मेरे परिवार को इससे क्या लाभ होगा?
वो जो मैं और मेरा है वो उसके हिडन एजेंडे होते हैं, लेकिन कभी वो बताता नहीं। बताता क्यों नहीं? कि अगर वो अपने को हिडन एजेंडे बताता है तो फिर लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मतलब वो दो कैरेक्टर में रहता है। एक उसका इनबिल्ट कैरेक्टर है, उसके सॉफ्टवेयर में जो वायरस हैं, कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे इसका क्या लाभ होगा, मेरे परिवार को इसका क्या लाभ होगा, मेरे बच्चों को इसका क्या लाभ होगा। ये इसके ऐसे कैरेक्टर हैं जो अंदर रहते हैं, वो अपने आप से बात करता है। जब वो समाज में जाके बैठता है तो उसके दूसरा कैरेक्टर आता है। वो अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने बोलने में, अपने व्यवहार में सब कुछ ऐसा दिखाता है कि जैसे उससे बड़ा महापुरुष इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ। तो हम क्वेश्चन ये करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य करना चाहता है तो सामाजिक कार्य की परिभाषा क्या है, और सामाजिक कार्य करने के लिए लोग अलग अलग क्यों जाते हैं। सामाजिक कार्य करने के कुछ नेचुरल नियम हैं। अपने भाइयों के, अपने ऐसे साथियों के, अपने ऐसे आस पड़ोसियों के, अपने ऐसे रिश्तेदारों के जिनको आपके सहयोग की आवश्यकता है, उनका सहयोग करने के लिए, उनको अधिकार प्राप्त कराने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनका रोटी रोजी और मकान के लिए, आप इंडिपेंडेंट रूप से जब काम करते हैं और अलग अलग काम करते हैं तो यह समझ में आता है कि यह काम सामाजिक काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि अभी तो हम बहुत साल तक समझ ही नहीं पाए। जिसको भी देखा, जो भी आया, जिसके साथ हम गए, हमें लगा हाँ यही सामाजिक कार्य हो रहा है। और जब समझ में आया तो सामाजिक कार्य अगर हो रहा है तो अलग अलग क्यों हो रहा है। जब समझ में आया इससे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो कुछ सवाल पैदा हुए। जब वो सवाल पैदा हुए तो फिर उनके जवाब देने का वक्त आया। जैसा भी बताया, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता हुई और पता लगा, हम होश में आए कि हम इस देश में जो संविधान गारंटी देता है, अगर हम इकट्ठा हैं तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, और हमारे अगर हम इकट्ठा नहीं है तो अधिकार हमारे न सुरक्षित रहेंगे न मिलेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप घर में रोटी खाते हैं तो आपको गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी या आटे की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी डिमांड, अगर एक परिवार की एक महीने में 20 किलो आटे की डिमांड है तो हर आदमी 20 किलो आटा जहां भी मिलेगा वहां से खरीद के लाएगा। और आप जहां रहते हैं उस परिवेश में आपके 100, 200, 500 परिवार इकट्ठा होते हैं, और वो ये तय करते हैं कि हमारी जो डिमांड है हम उसको सामूहिक कर देते हैं। हम उस डिमांड को पूरा कराएंगे वहां से जो सप्लाई देता है। तो आप वहां कांटेक्ट करेंगे, अपनी डिमांड लेके जाएंगे, और वो डिमांड सामूहिक लेके जाएंगे। जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो जो सप्लाई करने वाला है उससे आप बात करेंगे, तो आप अपनी टर्म और कंडीशन पे बात करेंगे। जब आप उससे रेट तय करेंगे तो आप अपनी टर्म और कंडीशन पे रेट तय करेंगे। और वो जो सप्लाई है जिसके लिए आप बहुत दूर जाते थे लेने के लिए, वो आपके घर पे आ जाएगी। बस आपने क्या किया कि आपके परिवार के 100, 200, 500 फैमिली जुड़े, वो इकट्ठा हुए, और उन्होंने अपने उपयोग की आवश्यकताओं को कंबाइन कर लिया, और जो सप्लाई देने वाला था जहां से चीज आ सकती थी उससे कांटेक्ट किया। तो आपके दो लाभ हुए। वो चीज आपको घर पे मिली,
उसमें गुणवत्ता आपको मिलेगी, उसमें जो मैक्सिमम की बजाय मिनिमम रेट पे मिलेगी, समय पे मिलेगी। अगर इस एग्जाम्पल से हम समझें तो जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जिनके लिए हम इंडिपेंडेंट रूप से भारत में बीइंग अ कस्टमर रोज जगह जगह धक्के खाते हैं, अकेले अकेले, जबकि हम जो कुछ भी कमाते हैं उसका जितना अंश हम देते हैं उन लोगों को जिनके पास साधन और संस्थाएं हैं, जिनके पास सप्लाई सेंटर हैं, जिनके पास स्टॉक्स हैं, तो उनके पास जो मार्जिन है वो 30 से 40% मार्जिन होता है। मतलब हम पूरे महीने कमाते हैं, उस कमाई का 30 से 40% मार्जिन के रूप में हम वहां दे के आ जाते हैं जहां हमारा कोई भाई नहीं है, जहां हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, जहां हमारा कोई मित्र नहीं है, जहां हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधारा है वो नहीं बढ़ती आगे। क्यों दे के आ जाते हैं? क्योंकि वो सप्लायर हम नहीं है। वो सप्लायर हम क्यों नहीं है? क्योंकि हम यूनाइट नहीं है। हम यूनाइट क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक साथ इकट्ठा रहने में अपनी शान में कमी समझते हैं। जब हम अकेले अकेले पिटते हैं तो घर में किसी से कहते नहीं है, किसी को बताते नहीं है। जब हमारे पिटने की पोल खुलती है तो हम उसको छुपाते हैं, और एक एक करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रोज हम सब पिटते हैं। पिटने का मतलब जरूरी नहीं है फिजिकली आपको पीटा जाता हो। अगर मार्केट में कहीं से आदेश आया और चीनी पे 1 रुपए का रेट बढ़ा तो हमारी पिटाई हुई उस दिन। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर महीने में, साल भर में 20% 25% महंगाई बढ़ी तो हमारे ऊपर मार पड़ी, हमारी कमर टूटी। जिसके पास में उन आवश्यकताओं को पूरा करने का रोजगार है, साधन है, व्यापार है, पैसा आ रहा है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको फर्क पड़ रहा है। बट रोटी भी खानी है, जीवन भी चलाना है, कपड़ा भी पहनना है, छत भी चाहिए। तो ऐसे तो हमारा पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। और जब समझ में आई बातें तो समझ में आया ये गड़बड़ बाहर से नहीं हो रही, हमारे अंदर से हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है कि हम अपने भाइयों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, हम अपने भाइयों के बीच में बैठना पसंद नहीं करते। हमारे वहां स्टेटस सिंबल बीच में आ जाते हैं, हमारे वहां पद की जो लाइनें हैं वो खड़ी हो जाती हैं, हमारे बीच में आर्थिक असमानताएं आ जाती हैं, हमारे बीच में ऊंच और नीच आ जाती है, हमारे बीच में छोटा और बड़ा आ जाता है, हमारे बीच में गरीब और मालदार आ जाता है। क्या इसके लिए हमारे महापुरुषों ने काम किया था? क्या हम बार बार बढ़ते रहेंगे सामाजिक कामों के नाम पे, इसके लिए महापुरुषों ने काम किया था? क्या हम अपना अपना झंडा लेके अलग अलग चलेंगे और हमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, इसके लिए महापुरुषों ने हमें अधिकार दिए थे? क्या हम अपनी कार, अपना झंडा, अपनी गाड़ी अपना ही बनाएंगे पूरी जिंदगी 60 साल तक और अपने नाकारा बच्चों को देके मर जाएंगे, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने काम किया था? कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि जो कमा रहे हैं उनके बच्चे उसको बढ़ाएंगे आगे? क्या गारंटी है जो आपने कमाया है, जो आपने धन संपत्ति इकट्ठा की है, आपके जो सामने आपके बच्चे बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आपके तुरंत मरने के बाद बर्बाद नहीं करेंगे? आप छोड़ के क्या जाना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को, अपने परिवेश में, अपने छोटों को, अपने बड़ों को क्या देना चाहते हैं? जो कुछ आपके पास होगा वो आप देंगे। आपके पास तंग दिल होगा तो आप घृणा सिखाएंगे। आपके मन में ईर्ष्या होगी तो उनमें ईर्ष्या भरेंगे। आपके मन में मैं होगा तो उनको मैं सिखाएंगे। आपके अंदर कटुता होगी तो आप कटुता सिखाएंगे। आपके अंदर भाईचारा होगा तो भाईचारा सिखाएंगे। आपके अंदर प्यार होगा तो प्यार बांटेंगे।
आपके अंदर करुणा होगी तो करुणा को सिखाएंगे। ये आपको तय करना आप में कौन सी ट्रेजरी है, कौन सा खजाना है जो आप देके जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे महापुरुष इतना बड़ा खजाना हमें देके गए हैं, तो पहले तो क्या उस खजाने से हमने आनंद लिया अपने जीवन में, और हम कौन सा खजाना जोड़ रहे हैं जो अपने बच्चों को देके जाएंगे, जो अपने परिवेश को देके जाएंगे। तो हम देखते हैं कि अपने जितने भी महापुरुषों पे नाम पे हम कोई उंगली उठाते हैं, उंगली करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, तो इतिहास में हमें कोई ऐसा महापुरुष नहीं मिला जिसने साधन, दौलत, संपत्ति इकट्ठा की हो और आज हम उसे महापुरुष के रूप में याद करते हो। हम किसी की भी जयंती, ऐसे व्यक्ति, ऐसा महापुरुष, ऐसे हमारे बड़े, उनकी जयंती को मनाते हैं जिन्होंने समाज में कुछ नोबल काज के लिए कार्य किया है, जिन्होंने किसी के सहयोग के लिए कार्य किया है, जिन्होंने लोगों के लिए कार्य किया है। कार्य क्या किया है, लड़ाई क्या है इस देश में? बस दो लाइन की लड़ाई है, दो शब्दों की लड़ाई है, समानता और असमानता, ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा, गरीबी अमीरी। इसको किसी भी भाषा में आप बोलें तो हमारा संघर्ष इसी बात पे है। जो हम लोग हैं वो पैदाइशी समानता में विश्वास रखते हैं, समानता में विश्वास रखते हैं, बंधुता में विश्वास रखते हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा रखते हैं तो हम इकट्ठा क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर लगता है। अगर ऐसा है तो हम जो समाज को जोड़ने चले थे, समाज के अधिकार बचाने चले थे, हम लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को सशक्त बनाने निकले थे, हम महापुरुषों के विचारों का प्रसार करने निकले थे, तो कैसे खंड खंड में बट गए, कैसे टूट गए हम? तो कुछ तो चीजें रही होंगी। चीजें क्या रही, समस्याएं क्या बनी, उन समस्याओं पे हम काम करते हैं। जब समस्याएं हमारे सामने आ गई तो फिर इलाज खोजे गए, समाधान खोजे गए, सॉल्यूशन खोजे गए। क्या सॉल्यूशन खोजे गए? जो लोग भारत के संविधान में 100% विश्वास रखते हैं, जो लोग समानता में विश्वास रखते हैं, बंधुता, भाईचारा अपने बीच में स्थापित करना चाहते हैं, एक खानदान की सारे औलाद हैं, सारे समण हैं, इस देश के 85% लोग हैं, बहुजन हैं, मूल निवासी हैं, अनटचेबल हैं, SC ST OBC हैं, जो भी आपको शब्द समझ में आते हो, लेकिन हम सब समण हैं। आज शुभ शनिवार के दिन यहां बैठे हैं, जो हमारा पुराना दिन था मिलने का। तो हमें इकट्ठा होना है। इकट्ठा होने के बीच में जो भी आएगा वो हमारा दुश्मन है। अब दुश्मन कौन है? जो हमें इकट्ठा होने से रोक रहे हैं। कौन रोक रहे हैं? जिन्होंने 29 लाख बाड़े बना रखे हैं। सब कहते हैं आप मेरे बाड़े में हो, मैं अच्छा काम करता हूं। अरे भाई, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपके बाड़े क्यों हैं? आपका झगड़ा किस चीज का? आप चाहते क्या हो? क्या हासिल करना चाहते हो? जो 75 साल पहले अधिकार मिले थे वो सारे जा चुके हैं। अभी किस चीज का आप और वेट करते हो? क्या और जाएगा? क्या ऐसा और बचा है जो हमारे साथ होने को अभी और आगे है? हमारे पास खोने को क्या था, खोने को क्या है आज? आपके दिमाग में है क्या? इस बात को आप बताएं। ना तो आप सामने बैठ के बताते, ना जूम में आके बताते, ना किसी मीटिंग में आके बताते, और हम अगर किसी मीटिंग में जाते हैं कहीं ना वहां बताते। उन सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं आप। हम भारत के आम लोग जिनकी पहचान समण है, हम कुछ सवाल कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब दो। जब गारंटी संविधान में है इकट्ठा होंगे तो हमारे अधिकार मिलेंगे, गारंटी इस बात की,
हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। हम जब वेल एजुकेटेड होंगे, डिग्रीधारी नहीं, एजुकेटेड होंगे, तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, शिक्षा दे लेंगे। तो भाई हमें क्यों भटकाते हो? तो तब कुछ नियम हुए कि हमें जुड़ना है तो किन नियमों के तहत जुड़ना है। पहला नियम है, हम केवल परिवार के लोग बैठेंगे। जैसे आपने देखा होगा शिमला समझौता हुआ था, तो उस समझौते में यह हुआ था कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो द्विपक्षीय है, उसमें किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। तीसरे पक्षी को मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं की जाएगी, ये डिक्लेरेशन था। तो हमने बैठ के ये किया है कि हम जो हैं, हमारी समस्या हम देखेंगे, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, हम बैठेंगे। हमें किसी बमण की आवश्यकता नहीं है। उनके पास सब कुछ है, हमें उनसे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हां, वो जो वाद है उनका असमानता वाला, उससे हम पीड़ित हैं, और पीड़ित इसलिए हम बटे हुए हैं। तो हम बटे हुए, हमारी परेशानी है, हम बीमार हैं, हम बीमारी दूर करेंगे, हम इकट्ठा होंगे तो केवल हम जितने भी समण भाई बहन हैं वो इकट्ठा होंगे, परिवार इकट्ठा होंगे। अब दूसरी बीमारी हमें क्या समझ में आई कि जो पैसा है वो बीमारी बन गया। हमारे सॉफ्टवेयर में जो वायरस आया, चार चार पैसे देख के हमारी चाल बदल गई इस देश के अंदर, और लोगों ने इसको धंधा बना लिया। करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठे पड़े खाते में, झगड़े हो रहे हैं आपस में संगठनों में, क्या करें इसका, क्या ना करें, किसके कब्जे में है, इसकी कब्जा कब तक मेरे हाथ में रहेगा, कब तक मेरे हाथ में साइनिंग अथॉरिटी रहेगी, कब तक मैं फर्जी बिल वाउचर बना के लगाता रहूंगा। तो हमने तय किया, संघ में तय हुआ कि इस चंदे पे कुछ दिन के लिए रोक लगा देते हैं, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है, इससे झगड़ा हो रहा है, इससे लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे किसी भी महापुरुष ने कभी पैसा इकट्ठा नहीं किया, हम भी पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, लेकिन अपना खर्चा स्वयं, इसकी आदत डालनी है। हमें भिखारी नहीं बनना है, हमें लाइनों में नहीं लगना है। हम इस देश के वो लोग हैं जो सब कुछ अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से उत्पन्न करते हैं। तो हमें अपना खर्चा खुद करने की आदत डालनी है। हमें कहीं से कुछ भी ऑफर मिलता है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, बल्कि अपना खर्चा स्वयं करना है। इस बीमारी को हमने दूर कर लिया। तीसरी बीमारी थी, हमें जातियों की चादर इतनी मोटी पहनाई गई, उड़ाई गई, हमने उसको अपने ऊपर ढांप लिया और हमने उस पर गर्व करना बंद कर दिया, गर्व करना शुरू कर दिया। अलग अलग जातियों के टैग लगा के हमने अपने मोहल्लों में, अपने घरों पे, अपने बाइक पे, अपनी कारों पे हमने इतना उछल कूद की इस भारत में कि हमें दूसरे तो क्या बांटते, खुद ही हम बट गए। तो इससे उनकी तो मंशा पूरी होती है जो बांटना चाहते हैं, साथ में हमारे ही लोगों के बीच में जो जातियों की दीवारें खिंची हैं उनसे हम खुद आपसी संघर्ष में आ गए, जबकि इसका कोई इतिहास नहीं है। तो तय हुआ हम इसका अभ्यास बंद कर देंगे, क्योंकि इसका कोई इतिहास नहीं मिलता। ये हमें रास्ते में पकड़ाई गई, हमने पकड़ ली, अब हम इसको प्रैक्टिस से बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी मूल पहचान मैं समण हूं मिल चुकी है। तो हमने फैसला किया, तय किया, नियम बना, जाति अभ्यास कभी नहीं, हम सारे समण लोग जुड़ेंगे। एक बीमारी और दिखाई दी, जिसे देखो अपने स्टेटस सिंबल में आता है समाज में, समाज उसके प्रति नतमस्तक होता है, उसे अपना नेता मानता है, उसके प्रति अपना जो भी सहयोग वो देता है, और एक टाइम पे लोग उस व्यक्ति के अंधभक्त हो जाते हैं। अब एक व्यक्ति आएगा, दो आएंगे, तीन आएंगे, चार आएंगे, पांच आएंगे, कितने लोगों की अंधभक्ति करोगे? तो ये तय हुआ हम व्यक्तियों में विश्वास नहीं करेंगे।
किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, व्यक्ति बीमार हो सकता है, व्यक्ति मर सकता है, व्यक्ति करप्ट हो सकता है, व्यक्ति भाग सकता है, व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है। तो अब नियम आया, हम केवल संघवाद पर विश्वास करेंगे, संघीय ढांचे पर विश्वास करेंगे। हम जब जितने लोग बैठेंगे संघ में उतने लोग तय करेंगे, निर्णय करेंगे। हम किसी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आएंगे। और वैसे भी इस देश में अब जो है कोई व्यक्ति ऐसा पैदा होने वाला नहीं है जिसके पीछे हम आंख बंद करके चल देंगे, क्योंकि हमारे सारे महापुरुषों ने हमें तर्क करना सिखाया है और यहां हम लगातार तर्क कर रहे हैं। ये तो हम व्यक्ति के पीछे नहीं चलेंगे। हम संघ में बैठेंगे, संघ में बात करेंगे, संघ में फैसला करेंगे, उस पर काम करेंगे। आगे हमारी बीमारी बनी पद प्रतिष्ठा मंचमाला। तो ये हुई तो इसलिए थी, लोगों ने अच्छे काम किए होंगे, लोगों ने उनका रिगार्ड किया होगा, अपना समय लगाते हैं, घर छोड़ते हैं, बच्चों के हिस्से का समय लगाते हैं। लेकिन जब वो फैशन बन गया, लोगों को मजा आने लगा, मालाएं डलवा डलवा के, हीरोशिप जो है वो बढ़ गई, इससे लोगों की डिमांड बढ़ गई, लोग एकल स्टार हो गए, उनको बुलाया जाने लगा सिर्फ भाषण देने के लिए। तो संघ में नियम बना कि इसको विराम करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पहले हम किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे, फूल माला पहनाएंगे, उसका गुणगान करेंगे, उस पर मंच पे बैठाएंगे, उसके बाद हम उसमें कमियां निकालेंगे, उसे वहां से गिराएंगे, उसको गालियां देंगे। तो इससे उसको ऊपर बैठाने की जरूरत ही क्या है? जब हम सब समान हैं, तो जब हमारा हमारा काम बगैर उसके हो सकता है, तो फिर यह तय हुआ कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। इसने हमें सत्यानाश कर दिया। 29 लाख लोग रात को ये सपना देख के सोचते हैं, सोते हैं कि अगला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मैं जरूर बनूंगा, क्योंकि उनके सपने ऐसे ही होते हैं। और सपना कुछ भी आ सकता है दिमाग में, ये बहुत सारा इतिहास में ऐसे वर्णन मिलते हैं। तो यहां ये ऐसा नियम बना। एक बात और रही, जब भी जिसके पास 10 लोग इकट्ठा हुए भारत में, तुरंत रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे और एक संगठन रजिस्टर्ड करा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि इसका नाम कोई ना ले जाए, मैं कहीं इसमें रहूं, परिवार सहित मेरे लोग रहें, हम जितने लोग हैं उतने ही इसमें बने रहें पूरी जिंदगी, और हम इसके मालिक बने रहें। क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप, साइकिल का कराएं, मोटरसाइकिल का कराएं, कार का कराएं, आप अपने मकान का कराएं, किसी जमीन को खरीदें, आप उसके मालिक हो जाते हैं। तो तय हुआ कि संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा। और ये नियम ऐसे डिस्कस होने के बाद में सब बने हैं। अगली बीमारी हमारी बनी, हमने किसी की मानी नहीं, और तय हुआ कि संघ में जो नियम बनेगा वो संघ का आदेश होगा और हम सबको मान्य होगा। हमें हर हालत में उसको मानना पड़ेगा, हम उससे ऊपर नहीं जा सकते। हमें सभी लोगों को ये आदत डालनी पड़ेगी कि जब भी संघ में डिस्कशन होगा, तर्क होगा, उसके बाद जो नियम बनेंगे वो हमें मानने पड़ेंगे। हम संघ से ऊपर नहीं हो सकते। संघ हम सभी का रक्षक है। संघ में जो भी नियम होंगे हमारे लिए सबसे ऊपर होंगे, सर्वोपरि होंगे। और ये नियम बना संघादि से सबसे ऊपर। अब एक बात और आती है, जैसे ही हम कुछ लोग जुड़े, तो अभी 4 साल से हमारे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितने दिन राजनीति में नहीं जाओगे, बस आप जाने ही वाले हो। तो उनके सपने रोज टूटते हैं। जो लोग सोचते हैं भारत में कि समन संघ के लोग हैं, इन्होंने कह तो रखा हम राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि उनके अपने विश्वास हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 75 साल में ऐसा देखा है। लेकिन यहां आके नहीं देखते, बस अपने घर में बैठ के हिसाब लगाते हैं वो। तो यह नियम बना, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। जितने भी समण राजनीति करेंगे, करना चाहते हैं करें, संघ को बताएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो ये क्लियर कट बताया जाता है, रोज बताया जाता है, किसी न किसी रूप में बताया जाता है। बट क्या है, अपने दिमाग में कुछ विचार ना, पूर्वाभास
परसेप्शन लेके बैठे हुए हैं। वो 29 लाख, वो उनके गुणा 4 जो मुख्य पदाधिकारी हैं, उनके अंधभक्त फॉलोअर, उनके दिमाग में पक्का बैठा हुआ है कि ये कल को पार्टी बनाएंगे, क्योंकि उन सब ने ऐसा कर रखा है या करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो जैसे हैं वैसा ही आपको सोचेंगे। लेकिन यहां हम कटिबद्ध हैं, समण संघ के नियमों से बंधे हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस दिन भी कोई गोल्डन रूल टूटेगा समण संघ का, उस दिन समण संघ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम इन नियमों पर टिके हुए हैं। ये नियम हम सबने बैठ के बनाए हैं। ये नियम सब हमने अपने लिए बनाए हैं। दुनिया में लोग दूसरों के लिए नियम बनाते हैं, 2 4 5 बैठेंगे बंद कोठरी एसी कमरे में और पूरी दुनिया को केंद्र में रखेंगे और अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर नियम बना लेंगे। यह ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहां जिन लोगों को नियम मानने हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने बच्चों के प्रोग्रेस के लिए, वो खुद नियम बनाते हैं। तो संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। एक बीमारी और थी, हम जुड़ते हैं टूट जाते हैं, जुड़ते हैं टूट जाते हैं, जुड़ते हैं टूट जाते हैं। हमारे बीच में ना इतने अविश्वास की खाइयां पैदा हो गई हैं कि हम कानों के कच्चे हैं। हम अपने ऊपर विश्वास करते नहीं और सामने वाले पे अविश्वास करते हैं। खुद का कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत नीचे रहता है। सुबह उठेंगे, रात तक समस्याओं के अंधकार में, मुझे ये समस्या, मुझे ये समस्या, मुझे ये समस्या, समाधान किसी का नहीं, रोते रोते सो जाएंगे। लेकिन बात क्या करेंगे? पूरी दुनिया ही अरे दुनिया किसी काम की नहीं है, मैंने पूरी दुनिया को परख लिया, सारे लोग मतलबी हैं। जबकि खुद ऐसा है वो जो ये सोचता है। उसे इतनी फुर्सत है कि दुनिया के विषय में रिमार्क पास कर सकता है। उसके पास खुद का कोई कार्य योजना नहीं है एक दिन की। कल सुबह उठ के वो शाम तक क्या करेगा? हमारे 99% लोगों के जीवन में ऐसा नहीं है। और हम बात कहां करेंगे? पूरी दुनिया की, पूरे भारत की, पूरे देश की, पूरे समाज की। और ये आकलन मेरा अगर गलत है तो आप लोग अभी सोचें सोने से पहले, क्या कल शाम तक का, सुबह उठ के रात तक का प्रोग्राम आपका आपकी डायरी में नोट है? आपको सुबह उठना कितने बजे है? आपका नाश्ता कितने बजे होगा? खाना कितने बजे होगा? आप जो काम करते हैं, कौन कौन से काम आपको कल करने हैं, और उन कामों से मुक्त होकर शाम को कैसे सोएंगे? क्योंकि हम पेंडेंसी में जी रहे हैं। हमारे सैकड़ों काम पेंडेंसी के रूप में गले में पड़े रहते हैं। हम भागदौड़ में जी रहे हैं। तभी तो कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई किसी को बीपी हो रही है, शुगर हो रहा है, वजन बढ़ रहा है। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि पेंडेंसी में हम रोजाना मर रहे हैं। तो ये संघ में जो समस्या आई है वो ये आई कि हम जुड़ते हैं टूट जाते हैं, जुड़ते हैं टूट जाते हैं। इसका प्रबंध कर दिया, इंतजाम कर दिया पक्का कि संघ घातक की संघ में वापसी नहीं होगी। तो कानाफूसी बंद हो गई। किसी से कोई भी व्यक्ति, नागपुर में नियम पास हो गया बैठ करके फिजिकल हाउस में भी ये, कि अब संघ के विषय में कोई विपरीत विचार नहीं करेगा। अगर उसको कोई बात लगती है तो हाउस में आए, बात करे। सुबह 7 बजे आए, बात करे। रात को 8 से 10:30 बजे बैठे, बात करे। अपनी समस्या का समाधान लेके जाए। लेकिन कोई नेगेटिव प्रचार प्रसार विचार नहीं, घर को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा कोई भी। जो तोड़ने की कोशिश करेगा, इस बार ये परमानेंट लिख के काम चल रहा है, उसके स्टेटस पर, उसके स्पोक नंबर पर स्टेटस में नोट होगा। वो कई पीढ़ियों तक काम चलेगा जब तक ये लिखा हुआ अभिलेख रहेगा, इतिहास में दर्ज। हम तो मर जाएंगे, लेकिन हर एक के नाम पे लिखेगा कौन कब जुड़ा था, किसने कौन सा अच्छा काम किया और किसने कब घात किया संघ के साथ। अभी ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया है। बस 2 साथियों को हमारे 1 वर्ष की छुट्टी भेजा गया था, इतना सा प्रकरण हुआ है। वो भी इसलिए उनके मन में कुछ गलतफहमियां थी। बस इतना सा काम हुआ है। इसके बहुत लंबे चौड़े नियम हैं संघ घातक के। वो अभी ऐसा कोई नियम कोई जरूरत नहीं पड़ी, आवश्यकता हुई नहीं संघ में। और अब लगता है इस प्रैक्टिस के आधार पर आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। तो इसलिए ये 10 नियमों के आधार पर ये जो 9 नियम हैं, ये हमारा रीढ़ है जिसपे शरीर काम करता, शरीर चलता है। आप लोगों की बॉडी ऊपर नीचे चलती है, फ्लेक्सिबल वजन लेके ढोते हैं। तो जितना आपका बैकबोन मजबूत होगा, जितनी आपकी हड्डियां मजबूत होगी, आपका शरीर उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा। तो ये संघ में 9 नियम परमानेंट हैं, ना बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना अमान्य किए जाएंगे। जब तक ये हैं तब तक संघ चलेगा।
जिसमें जब भी एक भी नियम टूट जाएगा संघ उस दिन नहीं चलेगा। तो हमें जो चला रहा है वो संघ चला रहा है, संघ के नियम चला रहे हैं, संघ के नियमों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें कोई और आगे नहीं बढ़ा रहा है। और ये सारे वो प्राकृतिक नियम है जो सबको पसंद आते हैं। बस उन लोगों को छोड़ के जो अपने सामान्य व्यवहार में आने से डरते हैं, जिनको लगता है मैं, मेरा मंचमाला पद प्रतिष्ठा जैसे मेरे साथ मरने के साथ रहेगी और जैसे उसके बाद मेरी जय जयकार होगी दुनिया में। किसी ने ऐसे काम करने वालों के साथ लोग थूकते तक नहीं है, लोग उसको याद नहीं रखते कभी, जो अपने लिए काम करता है। और जो किसी भी रूप में, किसी भी उसमें अपने व्यक्तित्व में दूसरों के लिए काम करता है, उसको लोग याद करते हैं, परिवार में याद करते हैं, समाज में याद करते हैं, गांव में याद करते हैं, मोहल्ले में याद करते हैं। और दुनिया में हम उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने वेलफेयर के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों की उन्नति के लिए अपने जीवन को लगाया है। तो समण संघ में केवल ये जो काम हो रहा है, ये खाली काम नहीं हो रहा, बल्कि हमारे पूरे इतिहास में जो भी चीजें थी उनके मुकम्मल जो सॉल्यूशन हैं उन पर काम हो रहा है। ये हमारे लिए एंटी डोज हैं सारे के सारे नियम। इसको हम एक बार डोज को लगा लें, कड़वी तो लगेगी, दर्द तो होगा, लेकिन अगर एक बार आप सामान्य व्यवहार में आ गए, आपने अपने आप को सामान्य कर लिया, संघ के अनुरूप, संघ के अंदर अगर आ गए ईमानदारी के साथ, तो फिर आपको मरने से पहले कोई दर्द नहीं होगा। आप जब अपना शरीर छोड़ेंगे, आपको इतना सा भी पेन नहीं होगा, आपके सारे काम सुकून से हो जाएंगे। और अगर नहीं यकीन आता तो जो लोग 24 घंटे काम करते हैं उनसे मिलकर देखिए, उनके चेहरे पे मुस्कान होगी, सुबह से शाम तक बिल्कुल हल्के मिलेंगे, वो अपने घर के कामों को ठीक से करते होंगे, संघ के कामों को ठीक से करते हैं, उनके मन में फुर्सत नहीं है दुनिया के बारे में कुछ चेक करने की। वो अपना काम करते हैं, अपना को चेक करते हैं, अपनी कमियां दूर करते हैं। तो ये काम हम लगातार कर रहे हैं, ये काम सबको करना है। अगर 29 लाख लोग अभी बाद में आते हैं, क्योंकि आना पड़ेगा उनको भी, उनको अपने बच्चों की फिक्र है तो उनको आना पड़ेगा। तो वो जब आएंगे तब देखा जाएगा। जब तक हम सामान्य लोग जो हैं इस बात पे आर्गुमेंट करें, तर्क करें, जहां बैठे जहां जाएं, लेकिन काम एक करें, जोड़ने जुड़ने का। ये काम प्रारंभ किया है, इसको मुकम्मल करके जाना है। और कम से कम पहले स्टेप को करे बगैर हम लोग मरेंगे नहीं, ये हमारा कमिटमेंट है। हमें उतने वर्ष जरूर जीना है जब तक ये एहसास ना हो जाए ये काम जो है हर जिले के, जनपद के हर कोने में तैयार हो गया। जब तक हमारे 100 कार्यकर्ता, 100 स्पोक हर जनपद में तैयार नहीं हो जाते, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। चैन से 100 स्पोक के बाद भी नहीं बैठेंगे, लेकिन हमें उस वक्त ये लगेगा हम पहले स्टेप का काम कर चुके हैं। जिस दिन आपके 100 स्पोक, 100 कार्यकर्ता, 100 प्रचारक, 100 प्रचारक एक जिले में तैयार होते हैं, उस जनपद में किसी भी सामाजिक कार्य करने के लिए उनके बगैर बैठे वहां का काम नहीं हो सकता। जितने भी आपके संगठन के जितने भी लोग हैं उनको आना ही पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। वो अपने अपने एजेंडे लेके आएंगे, पास कराएंगे, काम करेंगे, काम वही करें वो, लेकिन काम जवाबदेही संघ में होगी उनकी। तो इसमें समय लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन चिंता ना करें, हमारे जितने भी साथी लग रहे हैं वो लग जाएं। और जो साथी से गाने की तरह सुनते हैं वो गाने की तरह ना सुने, या तो प्रश्न करें, उनके उत्तर लें, या अपना यहां पर जो भी सुझाव है वो दें। काम होगा कैसे, क्योंकि सुझाव देंगे तो काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम राय लेने नहीं बैठे हैं। आप राय दें, बहुत बहुमूल्य राय हो सकती है आपकी, लेकिन काम आपको उस पर खुद करना पड़ेगा। ये रायदाता वाला काम भारत में 75 साल चल रहा, साहब काम खत्म हो गया है। जिसके पास बहुत अच्छी राय है, बहुत अच्छा विजन है, वो लाके रखें, उस पर काम करें, सहयोग फ्री में मिलेगा। मेरी बात को सभी साथियों ने सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मेरी बात को बोलने में, मेरे व्यवहार में, मेरे शब्दों में किसी को हर्ट हुआ हो, किसी को समस्या हुई हो, किसी को परेशानी हुई हो, तो मैं उसके लिए संघ से क्षमा चाहता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि, संतों को वंदामि। थैंक यू।